नमस्कार मित्रों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर हिंदी में संकलित एक कहानी जिसका शीर्षक है पुरस्कार, और यह कहानी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, पर बात करने वाले हैं। मुख्य उद्देश्य रहेगा इस वीडियो में कि परीक्षा की दृष्टि से मैक्सिमम क्वेश्चन क्रिएट कहाँ पर हो रहे हैं, उन प्रश्नों को क्रिएट करके आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आप अंत तक इस वीडियो को देखें और बहुत सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप यदि इस चैनल पर नए पधारे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवियों में से हैं। कवि के साथ साथ ये उपन्यासकार, नाटककार और कहानीकार भी मुख्य रूप से रहे हैं। आज की जो कहानी है पुरस्कार, वह इनके 1936 में प्रकाशित इंद्रजाल कहानी संग्रह से ली गई है। अब हम कहानी को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जो सबसे पहले है वो लेखक परिचय यहाँ पर दिया गया है। लेखक के परिचय के बारे में बात करते हैं। लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, और जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 से 1937 ईस्वी में उनकी मृत्यु। जन्म इनका काशी में हुआ, और ये सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? सुंगनी साहू। काशी में ये इस नाम से प्रसिद्ध थे। 1909 में, इस वर्ष में इंदु के संपादन से इनकी साहित्य यात्रा आरंभ होती है। तो इनकी साहित्य यात्रा कब आरंभ होती है? 1909 से। किसके संपादन से? इंदु नामक जो पत्रिका है उसके संपादन से, जो कामायनी तक अनवरत चलती रही। यानी कि 1909 से 1936 तक इनका जो साहित्यिक जीवन है वो रहा है, साहित्य यात्रा रही है। इन्होंने नाटक, निबंध, कहानियाँ, उपन्यास, काव्य, गद्य काव्य और चंपू आदि तत्कालीन सभी विधाओं में सिद्धहस्त से लिखा है। तो इन सभी रचनाओं पर उन्होंने लिखा है। चंपू से अभिप्राय है ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों का ही प्रयोग हो। वे भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के गूढ़ तत्वों के व्याख्याता, मानव चरित्र के विविध गुप्त एवं जटिल पक्षों के उद्घाटक थे। तो भारतीय संस्कृति से उनका बड़ा स्नेह था। आधुनिक भारतीय समाज के खोखलेपन का निदर्शन, इतिहास के अवशेषों में से मार्मिक एवं प्रेरक प्रसंगों का चयन, राष्ट्रीय गौरव की प्रतिष्ठा, नारी के व्यक्तित्व में ममता, श्रद्धा, त्याग, शक्ति और शौर्य का अवतरण, प्रकृति और मानव के संघर्ष एवं सहयोग का धूप छाई अंकन, नियति के विधान और मानवीय प्रयत्नों दोनों के सहयोग से मानव के उत्थान पतन का चित्रण इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। ये था इनके बारे में परिचय। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाओं को हम जान लेते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं वो कौन सी हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, ये सभी इनके क्या है? नाटक विधा है। तितली, कंकाल और इरावती, ये इनके उपन्यास है। 3 उपन्यास इन्होंने लिखे, और इसमें भी तितली और कंकाल उपन्यास पूर्ण किए, और इरावती उपन्यास है वो अपूर्ण रहा, यानी कि अधूरा ही रहा। कामायनी इनका जो महाकाव्य है बहुत प्रसिद्ध रहा है, और देवरथ कहानी संग्रह है इनका, आदि प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध की रचना है। संपूर्ण जो परिचय है वो आप हिंदी साहित्य के उस पोर्शन में पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ते हैं पाठ का परिचय। पुरस्कार कहानी इनके 5वें कथा संग्रह, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। 5वां कथा संग्रह है, उसका नाम था मित्रों इंद्रजाल, और 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था, वहाँ से लिया गया है। इस कहानी के चरित्रों में भाव सौंदर्य, अंतर्द्वंद्व तथा मनोवैज्ञानिक चढ़ाव उतार दर्शनीय है। तो चरित्र है उसमें भाव है उनके देखने को मिलते हैं। अंतर्द्वंद्व यानी द्वंद्व है वो अंदर ही अंदर चल रहा है, वह दिखाई देता है, और मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। कौशल की राज्य परंपरा के निमित्त अपना खेत देकर भी प्रतिदान स्वीकार न करने वाली मधुलिका मगध के राजकुमार अरुण के सपनों में खोकर कौशल के दुर्ग पर आक्रमण में सहयोगिनी बनती हैं।
लेखक ने उसके हृदय में राष्ट्र प्रेम और स्वप्रेम के संघर्ष की कहानी को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी का जो मूल उद्देश्य कहें या मूल संवेदना है वो यह है कि राष्ट्र प्रेम और स्वप्रेम के संघर्ष की कहानी का मार्मिक चित्रण हो, ये इसका मूल उद्देश्य है या मूल संवेदना है। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? कौशल राज्य की हो रही है। कौशल एक राज्य था उस समय, और उस समय की परंपरा के अनुसार कृषि उत्सव मनाया जाता था, और उस कृषि उत्सव मनाने के लिए जिस खेत का चयन किया जाता था वह बाद में राजा का हो जाता था, और उसके बदले उस खेत के असली मालिक को प्रतिदान दिया जाता था, यानी कि कुछ राशि दी जाती थी, और वह उस खेत का जो मूल्य होता था। मधुलिका उसे स्वीकार नहीं करती हैं। मधुलिका उस खेत की मालकिन है, और वह राजकुमार अरुण जो कि मगध का है, राजकुमार अरुण उसके सपनों में खोती हैं, यानी कि उससे प्रेम करती हैं, और इस कारण वह कौशल के दुर्ग पर आक्रमण करने में सहयोग भी करती है। तो मधुलिका कौशल के दुर्ग पर आक्रमण करने में किसकी सहायता करती हैं? राजकुमार अरुण की। राजकुमार अरुण कौन है? मगध के राजकुमार है, हालांकि बाद में भी निर्वासित राजकुमार होते हैं। पहले जब उत्सव में आते हैं तो मगध के राजकुमार बनकर के आते हैं, और पुनः जब आते हैं तो एक आक्रांता के रूप में, या कहें उस मगध के निर्वासित राजकुमार के रूप में आते हैं। और इस कहानी का जो की संवेदना है वो है राष्ट्र प्रेम और स्व प्रेम का संघर्ष। अब हम बढ़ते हैं मूल पाठ की ओर। मूल पाठ को पढ़ते हैं। जितने प्रश्न क्रिएट हो रहे हैं मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आप भी अपने स्तर पर इस पाठ को पुनः पढ़ें, और जहाँ जहाँ प्रश्न क्रिएट हो रहे हैं उन्हें अवश्य ध्यान दें। सबसे पहले है आर्द्रा नक्षत्र। आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देवदुन्दुभी का गंभीर घोष, प्राचीन के एक निरभ्र कोने में स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। आर्द्रा नक्षत्र का नाम है। आकाश में काले बादल आ रहे हैं, और उस समय स्वर्ण पुरुष झांकने लगता है। तो स्वर्ण पुरुष कहते हैं सूर्य को कहा गया है। यहाँ पर किसे कहा गया है? सूर्य को। प्रातःकाल का दृश्य है। देखने लगा महाराज की सवारी। सूर्य किसकी सवारी देख रहा है? महाराज की। महाराज की सवारी, चूंकि हम पहले आपसे बात कर चुके हैं कि यहाँ पर कौशल देश की बात हो रही है, और कौशल देश के जो महाराज है उनकी सवारी देखने कौन लगा है? स्वर्ण पुरुष, यानी कि सूर्य देखने लगा है। प्रातःकाल का दृश्य है। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बास उठ रही थी। शैलमाला के यानी कि पर्वतीय जमीन, पर्वतीय क्षेत्र था, और वहां पर एक समतल उर्वरा भूमि थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी सुंड उन्नत दिखाई दिया। गजराज यानी कि हाथी। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। तो नगर में जय घोष के साथ में महाराज की सवारी प्रारंभ होती है, उस खेत तक प्रारंभ होती हैं जो समतल उर्वरा भूमि है और मधुलिका का खेत है। और महाराज किस पर बैठकर जाते हैं? हाथी पर बैठकर, गजराज पर बैठकर जाते हैं, या फिर कहें कि उनकी जो सवारी है वो गजराज की सवारी है। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई, यानी कि रथों के साथ में हाथी और अश्वारोही भी थे। जनता तो साथ में थी ही, दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। तो महाराज की सवारी किस पर बैठकर आई थी? गजराज पर। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम और खीलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। तब उनके स्वागत के लिए कितने दल आते हैं? दो दल आते हैं। किसके आते हैं? सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के। ठीक है। अब उनके पास में क्या था? आम्र पल्लवों से, आम के पत्तों से सुशोभित मंगल कलश थे और फूल थे,
कुमकुम थी और खीलों से भरे थाल थे। ये सामग्री थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब कुमारी सुंदरियों ने महाराज का स्वागत किया तो उनके पास निम्न में से कौन सी सामग्री नहीं थी। तो उसमें से कोई एक ऐसी सामग्री दी जाएगी जो नहीं होगी। तो इसमें मंगल कलश था, आम्र पल्लव से सुशोभित था, फूल थे, कुमकुम थी, खीलों से भरे थाल थे। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्ययन किया। पुरोहित वर्ग वहां पर था, उन्होंने प्रारंभ किया काम। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर महाराज ने जुते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत दिया। तो जो हल थे वो किससे रंजित थे? सोने से, सोने के हल थे। उसे पकड़ा किसने? महाराज ने। और हल जोतने के लिए जो किसका प्रयोग किया गया? बैलों का प्रयोग किया गया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। तो किशोरी कुमारियां जिनके हाथ में फूल, कुमकुम और खील से भरे थाल थे, उन्होंने क्या किया? खीलों और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। कौशल का, कौन से देश का उत्सव था? कौशल देश का। और उत्सव था, उस उत्सव में क्या होता था? हालांकि कृषि उत्सव है। और क्या होता था कृषि उत्सव में कि एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। कौशल के उत्सव की क्या विशेषता है कि एक दिन के लिए महाराज किसान बनेंगे। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। कौन किसान बनेगा? महाराज किसान बनेंगे। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती है, गोठ होती है। तो कौशल प्रदेश के इस उत्सव के दिन किसके पूजन की धूमधाम होती है? इंद्र पूजन की धूमधाम होती है। और क्या होता है? गोठ होती है। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते हैं। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव, महोत्सव किसका है? कृषि का महोत्सव, नाम ही कृषि महोत्सव है, उत्साह से संपन्न होता है। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते हैं। तो अन्य देशों के राजकुमार भी इस दृश्य को देखने के लिए या इस उत्सव को देखने के लिए आते हैं। मगध का राजकुमार अरुण, राजकुमार कहाँ का है? मगध का। नाम क्या है? अरुण। अपने रथ पर, किस पर बैठकर आता है? रथ पर बैठकर आता है। और बड़े कुतूहल से वह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीजों का थाल लिए महाराज के साथ में कौन थी? मधुलिका। मधुलिका उस खेत की मालकिन थी और उसके हाथ में क्या था? बीजों का थाल था। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था। किसके खेत में राजा हल चला रहे हैं? मधुलिका के खेत में, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया है। तो इस वर्ष मधुलिका का खेत महाराज की खेती के लिए चुना गया है, इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला है। तो बीज देने का सम्मान किसको मिलता है? जो उस खेत का मालिक होता है, असली मालिक को, महाराज को बीज देने का सम्मान मिलता है। वह कुमारी थी, सुंदरी थी, कोसे वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। कोसे वसन से अभिप्राय है रेशमी वस्त्रों से। तो वह रेशमी वस्त्र उसने पहन रखे थे, इस कारण वह शोभित हो रही थी। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अलकों को कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी, यानी कि पसीने की बूंदें भी आ रही थी। वे सब बरौनियों में गूंथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठते, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता न की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे। सब लोग वहां पर क्या देख रहे थे? महाराज का हल चलाना देख रहे थे। अब प्रश्न बनता है, हालांकि ये भी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, किस तरह से देख रहे थे? विस्मय से, कुतूहल से। विस्मय से और कुतूहल से देख रहे थे सब लोग महाराज को हल चलाना। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। जब महाराज हल चला रहे थे तो मगध का राजकुमार अरुण क्या देख रहा था? कृषक कुमारी मधुलिका को देख रहा था। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सुंदर चितवन। तो दृश्य है वो
बताया गया है वहाँ का, और मधुलिका को निहार रहा है मगध का जो राजकुमार है अरुण वह। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। उत्सव का प्रधान कृत्य कौन सा था, यह प्रश्न उठता है। उत्सव का प्रधान कृत्य है महाराज के द्वारा हल चलाना। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया, थाल में स्वर्ण मुद्राएं। तो मधुलिका को जो उसका जो खेत था अब वह राजा का खेत हो गया है राजा के हल चलाने के बाद। और जिस थाल में मधुलिका, जिस थाल के अंदर बीज लेकर महाराज के साथ चल रही थी, उसी थाल में महाराज ने क्या रख दिए, स्वर्ण मुद्राएं। और स्वर्ण मुद्राएं किस लिए रखी हैं, पुरस्कार रूप में उसे दी गई हैं, उसके मूल्य के रूप में दी गई हैं। वह राज की अनुग्रह था, और ये मुद्राएं क्या थी, राज की अनुग्रह, राजा की तरफ से दी जाने वाला अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ में उसमें की स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर करके बिखेर दिया। अब मधुलिका ने क्या किया कि जो स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में उसे प्राप्त हुई थी, उसने किस पर न्योछावर कर दिया, महाराज पर न्योछावर कर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। तो इस तरह का दृश्य लोग है वो किस तरह से देखने लगे, आश्चर्य से। महाराज की भ्रुकुटी भी जरा चढ़ी ही थी। मधुलिका ने सविनय कहा, महाराज की भ्रुकुटी यानी कि वे भी नाराज हो गए, और मधुलिका ने महाराज से विनय किया कि देव, यह मेरे पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। उसने कहा कि यह मेरे पिता और पितामहों की भूमि है और मैं इसे बेचना नहीं चाहती हूँ। तो उस कृषि भूमि को मधुलिका क्या नहीं करना चाहती, बेचना नहीं चाहती है, क्योंकि वह उसके पिता और पितामहों की भूमि है। और इसके बदले में वह जो मूल्य महाराज ने दिया था स्वर्ण मुद्राओं के रूप में, उसे वह स्वीकार नहीं करती हैं और न्योछावर कर देती हैं, वार देती हैं महाराज पर। महाराज के बोलने से पहले वृद्ध मंत्री, मंत्री कैसे थे, वृद्ध थे, और तीखे स्वर में उन्होंने कहा, अबोध क्या कह रही है, राज की अनुग्रह का तिरस्कार, तेरी भूमि से 4 गुना मूल्य है। तो उसका जो मूल्य है खेत का, जो वास्तविक मूल्य होता है उस समय का, उसके 4 गुना मूल्य को राजा है या महाराज हैं वो उसे मधुलिका को देते हैं। फिर कौशल का यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है, तू आज से राज्य की रक्षण की अधिकारिणी हुई और इस धन से अपने को सुखी बना। तो कौशल का सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम क्या है कि जमीन जो ली जाती है उसके बदले में उसे 4 गुना पैसे दिए जाते हैं, यह राष्ट्रीय नियम है कौशल का। और उसके बाद में उसे राज्य की रक्षण की अधिकारी भी कहा जाता है, यानी कि अब राजा ही इसकी रक्षा करेंगे, राजा के संरक्षण में वह रहेगी। और जो धन दिया है उससे अपना जीवन सुखी बनाने को कहता है। ये सारी बात जो है कौन कह रहे हैं, महाराज के जो वृद्ध मंत्री हैं वो वृद्ध मंत्री महोदय कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं, मधुलिका को कह रहे हैं। राज्य की रक्षण की अधिकारी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर, यह कहती है मधुलिका। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। वह मधुलिका मूल्य स्वीकार नहीं करना चाहती और उसका कारण यही है कि वह अपने बाप दादा की जमीन है वह बेचना नहीं चाहती है। तो मूल्य स्वीकार करने का मतलब है उसे बेच देना। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है। जब महाराज ने उसके बारे में जानना चाहा तो मंत्री, वृद्ध मंत्री थे, उन्होंने मधुलिका का परिचय कराया। यानी कि महाराज से मधुलिका का परिचय किसने करवाया, वृद्ध मंत्री ने। मधुलिका कौन थी, वाराणसी युद्ध में, कौन से युद्ध में, वाराणसी का युद्ध जो हुआ था उसमें एक वीर हुए थे जिनका नाम था सिंहमित्र, उनकी एकमात्र कन्या है। और इस युद्ध के अंदर, वाराणसी युद्ध में, मगध से कौशल को बचाने का काम किया था सिंहमित्र ने। तो उनकी एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे, सिंहमित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है। और वे चौंक उठते हैं
महाराज उसका परिचय जान करके कि वह सिंह मित्र की एकमात्र कन्या है तो क्या भाव होता है महाराज का, वो चौंक उठते हैं। हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा, इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को उस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है। तो पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है? उसका मूल्य दिया जाता है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि 4 गुना मूल्य दिया जाता था वास्तविक मूल्य का, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का 4 गुना मूल्य दिया जाता है। यह नियम है, इस उत्सव का परंपरागत नियम है। तो पूछा जाएगा परीक्षा में प्रश्न कि कौशल के उस राजकीय उत्सव का परंपरागत नियम क्या है? तो वह नियम है कि भूमि का चुनाव करने के पश्चात में अनुग्रह पूर्वक भू संपत्ति का 4 गुना मूल्य देना, और उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है। कौन देखता है? जिसकी जमीन है, जो उस खेत का असली मालिक है। राजा उसमें एक बार बीज बो देता है, उसके पश्चात पूरे वर्ष तक वही व्यक्ति उसे देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। तो यह नियम है इस उत्सव का, कृषि उत्सव का, जो कौशल में मनाया जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। ये सब कुछ चल रहा था तो महाराज में किसका संघर्ष चल रहा था? विचारों का संघर्ष चल रहा था, इससे उन्हें विश्राम की आवश्यकता पड़ी। तो उत्सव के दौरान महाराज को विश्राम की आवश्यकता क्यों पड़ी? विचार संघर्ष से के कारण महाराज को विश्राम की आवश्यकता पड़ी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए। सब कहाँ चले गए? अपने अपने शिविरों में। किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। तो मधुलिका उस उत्सव के पश्चात कहाँ पर बैठ जाती है? मधुक वृक्ष के चिकने पत्तों की छाया में बैठ जाती हैं, और बरगद के पेड़ को कहा गया है मधुक वृक्ष। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। रात्रि का जो उत्सव था उसमें राजकुमार अरुण है वो उपस्थित नहीं था। वह क्या कर रहा था? विश्राम कर रहा था। वह विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राची से जैसे गुलाबी खिल रही थी, वही रंग उसकी आंखों में था। उसकी आंखें कैसी थी? गुलाबी की थी। और वह विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। वह रात्रि उत्सव में अरुण ने भाग नहीं लिया। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। नगर तोरण का मतलब है नगर का जो प्रथम द्वार होता है उसे कहा जाता है। वहां पहुंच जाता है। रक्षक गण ऊँग रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। राजकुमार नगर तोरण पर कैसे जाता है? अश्व से जाता है। जब वो आया था तो रथ पर सवार था, और रात्रि के समय में वह उस उत्सव में न जाकर के नगर तोरण की ओर जाता है। युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तुरंग। वह जो घोड़ा था वह कहाँ का था? सिंधु देश का घोड़ा था। तुरंग से अभिप्राय है अश्व। प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता हुआ अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न मुद्रा में सुख ले रही थी। तो मधुलिका मधुक वृक्ष के उन पत्तों की छाया में बैठी हुई थी, और वह प्रातःकाल ही चला जाता है उस मधुक वृक्ष के नीचे मधुलिका से मिलने। अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित थे, भ्रमर निस्पंद। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत दिया कि अब वह बोलेगा नहीं, क्योंकि उस समय मधुलिकाएं वह सो रही थी उस सुषमा को देखने के लिए। किंतु कोकिल बोल उठी। कौन बोल उठी? कोकिल, कोयल। उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दुष्ट तुम कौन? यह किसने कहा? प्रश्न यहाँ पर बनता है कि यह जो शब्द है वो किसने कहे?
कोकिल ने कहे। किसे कहे? अरुण से कहे। मधुलिका की आंख खुल पड़ी। उसने देखा कि एक अपरिचित युवक, वह संकोच से उठ बैठी। बदरे, तुम ही न कल उत्सव की संचालिका रही हो? उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था कल। उस सम्मान, क्या आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय उस छवि का भक्त बन गया है देवी। तो यहाँ पर जो प्रश्न बन रहा है कि यह छवि किसकी है? मधुलिका की छवि है। और उस दिन की, उत्सव के दिन की जो छवि है वह उस अरुण के हृदय में बनी हुई है और वह उसका भक्त हो गया है। तो मधुलिका के उत्सव के दिन की छवि का भक्त कौन बना है? अरुण, मगध का राजकुमार अरुण। मेरे इस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आह मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। यह कौन कह रहा है? मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित। यह कह रही है मधुलिका। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। वह उससे अनुग्रह का से अभिप्राय है कृपा से, और यहाँ पर जो प्रेम का अनुग्रह है उसकी प्रार्थना करता है। वह मेरे हृदय की भावना अवकुंठन में रहना नहीं चाहती उसने अपनी। तो इस तरह से मगध का राजकुमार अरुण है, वह उस मधुलिका के सम्मुख प्रेम प्रस्ताव रखता है। राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी, यानी कि वनों में और महलों में रहने वाले, मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली आप आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। यह कौन कहता है? यह अरुण कहता है। किसको? मधुलिका को कहता है। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, यानी कि एक बार भूमि ले ली जाती है, राजा की हो जाती है, तो वह उसे वापस नहीं दी जाती है। यह कौशल का राष्ट्रीय नियम है। मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। तो कौशल के राष्ट्रीय नियम से संबंधित बहुत सारे विकल्प आपके सम्मुख रहते हैं। तो वहाँ पर आपको जो जो विकल्प इसमें बताए गए हैं वो सारे विकल्प सही होते हैं, सही है। और ऐसा कोई विकल्प पूछा जाए जो नहीं है तो आपको वहाँ पर टिक करना है। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमार की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा। रत्न किरीट यानी रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट चमक उठा। अश्ववेग से चला जा रहा था, तेज गति से। और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई? उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। राजकुमार के जाने के समय जो धूल उड़ रही थी घोड़े के पैरों के कारण, वह उसे देख रही थी। मधुलिका ने राजा का प्रतिदान या अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती थी, दूसरों के खेतों में अब वो काम करती थी राजा का अनुग्रह ठुकरा करने के पश्चात। और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी। तो मधुलिका कहाँ रहती थी? मधुक वृक्ष के नीचे एक पर्ण कुटीर में पत्तों से बनी हुई झोपड़ी में रहती थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वह आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बिताने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की क्रांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते थे। वह आदर्श बालिका थी। कौन आदर्श बालिका थी? मधुलिका। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीते। शीतकाल की रजनी। अब दृश्य शीतकाल का है। मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप मधुलिका का छाजन टपक रहा था। बरसात हो रही थी और उसकी जो छत है वो टपक रही थी। ओढ़ने की उसके पास कमी थी। वह ठिठुर कर कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन के सामंजस्य से बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ घटती बढ़ती रहती हैं। आज बहुत दिनों तक उसे बीती बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए। कितने वर्ष हुए हैं? 3 वर्ष हुए हैं। हुए होंगे। इसी मधु के नीचे
प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। यानी कि पहली बार जब वह मगध का राजकुमार उससे प्रभात में मिला था और उसने क्या कहा था, प्रेम का जो प्रस्ताव रखा था, उस बात को आज 3 वर्ष हो गए हैं। वह अपने हृदय से पूछने लगी, उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक थी। वह पूछने लगी, क्या कहा था। दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों का स्मरण रख सकता, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता। हाय री विडम्बना। वह उस पुराने वार्तालाप के बारे में विचार करती हैं। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा देने के लिए विकल है। अब वो चाहती हैं कि वह राजकुमार से प्रेम करे। पहले तो उसने ठुकरा दिया था प्रेम, लेकिन अब चाहती है कि वह उस मगध के राजकुमार अरुण से प्रेम करे। दरिद्रता की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया। मगध की प्रासाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों की रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक से नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका अभी वह निकल गया। मन ही मन कह रही है। वर्षा की भीषण रूप धारण कर लिया था। वर्षा ने गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर शब्द हुआ, कौन है यहाँ, पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों को कपाल खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े हुए खड़ा है और सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार। तो राजकुमार है, वह घोड़े पर बैठ करके आया था और शरण मांग रहा था। वह एक राहगीर के रूप में, पथिक के रूप में यहाँ पर आया था। मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। वह इसके बारे में ही विचार कर रही थी कि इतने में राजकुमार अरुण आ जाता है। इतने दिनों बाद आज फिर अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने, परंतु मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह दशा है, यह क्या दशा है। सिर झुकाकर अरुण ने कहा। अरुण कहता है कि मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। अब इसका उद्देश्य क्या है। अभी जो आया है, पहले जब आया था मिलने आया था इससे, तब मगध का राजकुमार बनकर आया था, यानी कि मगध का राजकुमार था। अभी जब दोबारा इसकी झोंपड़ी में आया तब वह मगध का निर्वासित राजकुमार है। और यहाँ पर किस उद्देश्य से आया है, वह कौशल में जीविका खोजने के लिए आया है, अपना जीवन यापन करने के लिए, यहाँ शरण लेने के लिए आया है। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है, तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। तो इस तरह से वह अरुण का स्वागत करती हैं। फिर शीतकाल की अगला दृश्य जो बताया इस कहानी में, शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, शीतकाल का दृश्य है। कुहरे में धुली हुई चांदनी, हाड़ कंपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गहवर का मतलब गुफा के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रही हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता था। मधुलिका उत्साह में थी, लेकिन अरुण है वो सावधान होकर बोल रहा था। वो उसके मन में जो योजना थी उसके अनुरूप बोल रहा था। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में, यानी कि गरीब अवस्था में हो, तो फिर इतने सैनिकों के साथ रखने की क्या आवश्यकता है। मधुलिका, बाहुबल ही वीरों की आजीविका है। यहाँ प्रश्न बन रहा है, पहली बात यह कथन किसने कहा, अरुण ने कहा। फिर प्रश्न बन रहा है कि बाहुबल की आजीविका, बाहुबल ही वीरों की आजीविका, यानी कि वीरों की आजीविका क्या है। तो उसका उत्तर है बाहुबल। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं। जीवन मरण के साथी किसे बताया है अरुण ने। अरुण ने अपने सैनिकों को जीवन मरण के साथी बताया है। भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता, और करता भी क्या। क्यों, हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते। अब तो तुम भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हूँ। अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह न सकता था। तो नए राज्य की स्थापना कौन करना चाहता था, अरुण करना चाहता था। उस पर अरुण को किस पर भरोसा था, अपने बाहुबल पर भरोसा था।
नवीन राज्य, ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग बताओ, मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राज रानी के समान सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। अब वह राज रानी अरुण किसे बनाना चाहता है? मधुलिका को। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में सरला मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा, द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आहा, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। यहाँ पर उसने अपने मन की बात कह ली कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। युवती का वक्ष स्थल फूल उठा। वह हाँ भी नहीं कह सकती थी, न भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था को अनुभव किया। कुशल मनुष्य के सामने उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से प्रण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल के सिंहासन पर बिठा दूं मधुलिका। अरुण के खड्ग का आतंक देखोगी? मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। यह मैं जानता हूं, तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे। और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। तो जब निर्वासित राजकुमार मधुलिका के पास आता है तो उस समय कौशल का जो सेनापति है वो पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए दूर गए हुए होते हैं। कौशल के सेनापति पहाड़ी दस्युओं का दमन करने जाते हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण अवस्था से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो, जो कहोगे वही करूंगी। किसने कहा? मधुलिका ने कहा। मंत्र मुग्ध सी मधुलिका ने कहा। किससे कहा? अरुण से कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हैं। अब ये दृश्य है वो कौशल के राजमहल का है। एक चामरधारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबूल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। जब मधुलिका राजा से मिलने गई तो उसके साथ में कौन था? प्रतिहारी उसके साथ में था। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए। कितना समय हो गया है? 3 बरस पहले की घटना है, जब महाराज ने उसका खेत छीन लिया था। मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। अब वह क्या मांगती हैं कि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जो जंगली भूमि है वह भूमि उसे चाहिए, वहाँ पर वह खेती करेगी। अब उसे एक सहायक मिल गया है और जो उसकी मनुष्यों से सहायता करेगा और उस भूमि को भी समतल करेगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी ऊबड़ खाबड़ भूमि है, तिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना, देव जैसे आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रम जीवियों को उसमें लगाओ, मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूं। इस प्रकार से वह जो भूमि है दुर्ग के दक्षिणी नाले की समीप की जंगली भूमि, वह मधुलिका को राजा के द्वारा मिल जाती है। जय हो देव, यह कर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर से बाहर आ जाती है। फिर अगले दृश्य में दुर्ग के दक्षिण भयावह नाले के तट पर घना जंगल है। आज वहाँ मनुष्यों का पद संचार
से जंगल की शून्यता भंग हो रही है। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूम रहे हैं। अरुण के छिपे हुए मनुष्यों से अभिप्राय अरुण के जो सैनिक थे वो घूम रहे हैं, झाड़ियों को काट कर पथ बना रहे हैं। नगर दूर था, फिर उधर यों ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का अच्छा खेत बन रहा था, किसी को इसकी चिंता न थी। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। इस निविड़ वन में वह नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरणें झुरमुट से घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 पहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित में एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिका, यह कौन कह रहा है? अरुण कह रहा है। किसे कह रहा है? मधुलिका को कह रहा है कि अब 4 पहर का इंतजार करना है उसे। उसके बाद कौशल राष्ट्र की राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती, उस पर अधिकार होगा उसका और अभिषेक होगा रानी के रूप में मधुलिका का, और एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनेगा कौन? निर्वासित राजकुमार, मगध का निर्वासित राजकुमार अरुण। यह बात उसे मधुलिका को अरुण कहता है। भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम, अरुण के पास कितने सैनिक थे? 100 सैनिक थे। रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी मधुलिके, तो तुम इस विजय पर विश्वास करो। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य तुम अपनी झोंपड़ी में यह रात बिताओ, प्रभात से तो राज मंदिर में ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। यह बात किसने कही है? अरुण ने कही है मधुलिका को। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया है, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए, इसलिए रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिका उठ खड़ी होती है और कंटली झाड़ियों में उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह अपनी झोंपड़ी की ओर चल पड़ती है। पथ अंधकार में था। मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से गिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। उसकी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत सी अपना पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। पहला भय उसके अरुण के प्रति था। यदि वह सफल न हुआ तो फिर उसका क्या होगा? फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? श्रावस्ती राजधानी है कौशल की, एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध कौशल का चिर शत्रु है। कौशल का चिर शत्रु कौन है? मगध। ओह, उसकी विजय! कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर। यह किसने कहा था? सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर। यह कहा था महाराज ने, कौशल नरेश ने कहा था। उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं, मधुलिका, जैसे उसके पिता उस अंधकार में उसे पुकार रहे हैं। वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। इस तरह से उसके मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है और वह अपने पिता की तरह भी कार्य करना चाहती हैं। रात एक पहर भी चली पर मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक न पहुंची। उस दौड़बीन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले जा रहे थे। 100 उल्काधारी यानी कि मशाल लिए हुए अश्वारोही थे। वे लोग घोड़े पर सवार थे, जा रहे थे। आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा थी और दाहिने हाथ में नग्न खड्ग। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोक कर कहा, कौन? कोई उत्तर न मिला। तब दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर पूछा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे। सेनापति ने मधुलिका से यह प्रश्न किया। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी,
बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। यह किसने कहा है? यह मधुलिका ने कहा है। किसको कहा है? कौशल के सेनापति को कहा है। सेनापति हंस पड़े, बोले पगली हैं। पगली नहीं, यदि वही होता तो इतनी विचार वेदना क्यों होती सेनापति। मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है स्पष्ट का? श्रावस्ती दुर्ग का एक पहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। तो वह सेनापति से कहते हैं कि श्रावस्ती का जो दुर्ग है वह एक पहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दस्यु का मतलब है डाकुओं के। दक्षिण नाले के पार से उनका आक्रमण होगा। ये खबर सेनापति को देती है कौन? मधुलिका। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े और मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। अब दुर्ग का दृश्य है। श्रावस्ती दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। विभिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया और अब वह कई गांवों का अधिपति है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। लोगों की ईर्ष्या का कारण क्या है? कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं। दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे जब घोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग पर रुके। जब उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना तब द्वार खुला। सेनापति घोड़े की पीठ पर से उतरे। सेनापति किस पर सवार थे? घोड़े पर। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक है? तो दुर्ग में सैनिकों की संख्या के लिए सेनापति ने किससे पूछा? अग्निसेन से पूछा। सेनापति की जय हो। 200। दुर्ग में उस समय कितने सैनिक थे? 200। और उस सेनापति जो गया था बाहर, उसके साथ 100 सैनिक थे। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिणी नाले की ओर चलो। आलोक और शब्द न हो। और 100 को उसने दक्षिणी नाले की, 80 पहले भेज चुका था, अब 100 को और भेज रहा है। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत तक सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा में प्रसूत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ ही मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। तो रात्रि में उसे उपस्थित क्यों होना पड़ा? मधुलिका के कारण उपस्थित होना पड़ा। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंह मित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि इसे दे दी है। क्या इस संबंध में तुम कुछ कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है। इस स्त्री ने मुझे पत्र में यह संदेशा दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। भाव किसके थे? घृणा के और लज्जा के। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों को प्रबंध कर लूँ। तो यहाँ पर एक बार फिर का मतलब है कि पहले उसके पिता ने कौशल का उद्धार किया था और मगध से बचाया था, और इसलिए वह पुरस्कार की हकदार है, और पुरस्कार उसे बाद में मिलेगा। तब तक उन आतताइयों का वो प्रबंध कर लें। ऐसा कहकर राजा चले जाते हैं। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी होता है। अरुण पकड़ा जाता है, उसे बंदी बना लिया जाता है, और दुर्ग उल्का के आलोक में अति रंजित हो गया। अब दिन उग गया है। भीड़ ने जय घोष किया। सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बचा। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। आबाल का मतलब बालक, वृद्ध और नारी सभी आनंदित थे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार दी, वध करो। राजा ने सहमत होकर कहा, प्राण दंड।
मधुलिका बुलाई गई तो राजा ने उसे कौन सा दंड दिया? अरुण को प्राण दंड दिया। मधुलिका बुलाई गई, वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका तुझे तो पुरस्कार लेना हो मांग, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। तो मधुलिका अब राजा ने कहा, मेरे निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। यह राजा ने अपनी तरफ से उसे दिया कि उसकी स्वयं की जो खेती है राजा की, वह मधुलिका की आज से। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। तो अंत में वह चूंकि अरुण से प्रेम करती थी, इसलिए अरुण को दंड मिला तो वह भी प्राण दंड स्वीकार करती है। तो इस तरह से उसे पुरस्कार के रूप में वह राजा से प्राण दंड मांगती है। तो इस तरह से जो ये कहानी है वो जयशंकर प्रसाद की समाप्त होती है। और इससे संबंधित प्रश्न है वो जितने बन सकते थे वो मैंने इस प्रयास किया है कि इस वीडियो में बना सकूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय रहते पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।